एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है एक मुलाकात। जैसा कि आप जानते हैं, हर बार हम एक विशेष अतिथि को बुलाते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उन्हें समझते हैं और उनसे काफ़ी कुछ सीखते भी हैं। आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी जिनका नाम है सतीश दत्त, जो कि एक फिल्म डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, स्पिरिचुअल सीकर हैं और एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। हाल ही में इन्होंने एक शो डायरेक्ट किया था जिसका नाम है स्वर्ण स्वर भारत। आइए जानते हैं सतीश जी के बारे में कुछ बातें। यू वेलकम सतीश जी। वेलकम। सतीश जी, यहाँ आकर कैसा लग रहा है? यहाँ आकर जैसा लग रहा है वैसा बहुत कम शब्दों में बताना थोड़ा मुश्किल है, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि मन शांत है। गति धीमी हो गई है? धीमी हो गई है यहाँ पे। थोड़ी सर्विसिंग हुई है। हाँ। अच्छी बात है। तो हम कोशिश करेंगे आज के एपिसोड के जरिए आपके जीवन के जो अनुभव है ना, जहाँ कोई ब्रेक थ्रू मोमेंट आया हो, है ना, ब्रेक डाउन मोमेंट को आपने ब्रेक थ्रू मोमेंट में कोई कन्वर्ट किया हो, उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कैसे आपका इंक्लिनेशन आया स्पिरिचुअलिटी की तरफ और लाइफ कहाँ से शुरू की और फिर किस मोड़ पर ये चीज़ आई और उससे क्या फ़ायदा हुआ? दिल्ली में पैदा बड़ा हुआ, वहीं पढ़ाई लिखाई की और एक बहुत ही साधारण से मिडिल क्लास परिवार में मेरा जन्म हुआ, वहीं परवरिश हुई। फादर आरपीएफ में हवलदार थे और 6 भाई बहन थे हम। तो छोटी सी तनख्वाह में जितना भी जो भी मिल सकता था, जो भी दे सकते थे, उन्होंने कोशिश की अपनी लाइफ में सब कुछ देने की। और वैसे हम लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं, मेरे फादर, फोर फादर सब। जब अभाव में आपका बचपन पलता है तो आपके सपने बड़े होने लगते हैं। हमको ये लगता है कि गरीब आदमी शायद थोड़े में गुजारा कर लेता है, बट ऐसा है नहीं। जो बहुत अभाव में जीता है उसको सब कुछ चाहिए होता है लाइफ में। जो जो उसके आसपास दिखता है, जो उसको हासिल नहीं कर पाता है, वो सब पाने की इच्छा उसके मन में आनी शुरू हो जाती है कि अगर उसके पास ठीक से जूते नहीं हैं, कपड़े नहीं हैं, साइकिल है तो गाड़ी नहीं है, स्कूटर नहीं है, ये सब चीज़ें उसके मन में आनी, घर अच्छा नहीं है, कपड़े अच्छे, सब कुछ जो भी उसको चाहिए होता है। तो उसी सब, हालांकि संस्कार बहुत अच्छे थे, घर में गीता पढ़ाते थे और हम लोग रामायण पढ़ते थे और कहानियाँ, किस्से दादाजी बहुत सुनाते थे। और हर छोटी छोटी बात में दादी के जुमले में ज्ञान का भंडार होता था जो हमको अब रियलाइज हो रहा है। सब करते करते पता चला कि LLB कर लिया और उसमें किसी भी चीज़ में मन नहीं था करने का, लेकिन साथ साथ में जो मन था एक्टिंग करने का और थिएटर करने का, वो चलता रहा, वो शुरू हो गया। और एक एक्टर बनने की ख्वाहिश ने और परवान चढ़ी और दिल्ली में दूरदर्शन के वक्त काफ़ी सारे सीरियल्स भी किए। एक टाइम था कि कोई भी सीरियल 85 से 93-5 के दौरान की बनता नहीं था जिसमें मैं हीरो नहीं होता था, ऐसा टाइम था। फिर एक वक्त आया जिसमें सब कुछ बदल गया और बॉम्बे आने का फैसला किया हम लोगों ने। स्ट्रगल किया। आने के बाद सबको पता है क्या स्ट्रगल है इस शहर में। अपने सपनों की कीमत चुकानी पड़ती है आपको, फैमिली वाइज भी, मन से भी, तन से भी, धन से भी, सब जगह से स्ट्रगल कर रहे थे। कुछ मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था, कुछ सपने छूट गए थे पीछे, ये जानते हुए कि ये नहीं पूरे हो सकते हैं, तो वो हटा दिए। फिर जो मिल सकता था उसमें गुजारा करना शुरू किया और फिर एक कुछ नौकरी पकड़ ली कहीं पे कि अभी कब तक फ्रीलांसिंग करोगे, रोटी भी तो चाहिए, रोटी चाहिए। 6 महीने काम किया, बच्चे बड़े हो रहे थे, उनकी स्कूल की फीस बढ़ रही थी, घर खरीदना था, गाड़ी खरीदनी थी, वो सब चीज़ें दिमाग में चल रही। वो सब धीरे धीरे पूरा होने लगा और फिर लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया कि मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में हॉस्पिटलाइज हुआ अपनी ज़िंदगी में। 2010 या 2011 की बात है, जब मुंबई आ गए थे आप? मुंबई आ गया था उसके बाद। तो मैं वो कहानी कट शॉर्ट कर रहा हूँ, जो स्ट्रगल की कहानी है वो सबकी हम सबकी एक जैसी होती है, एक जैसी होती है। उसमें उसको ग्लोरीफाई करके अब हम कर सकते हैं कि देखो मैं वैसा, तब बिल्कुल मज़ा नहीं आता था, तब स्ट्रगल ही था वो। मुझे डेंगू हुआ और मैं हॉस्पिटलाइज हो गया और वो मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट जिसको आप बोलते हैं कि कब आपके मन में वो ख्याल आया कि क्या कर रहा हूँ मैं, आप कौन हैं और क्या है, इसका जो आभास होता है आपको। तो उसमें एक रात हॉस्पिटल में रहने के बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो ड्रिप लगा दिया था उन्होंने, डेंगू हो गया था। कुछ ज़्यादा बीमारी मुझे लग नहीं रही थी, बुखार भी नहीं था, कोई दर्द भी नहीं था, मेरा डॉक्टर ने वैसे ही फालतू रखा हुआ है, रोका हुआ है। तो रात को 2 बज गए, 3 बज गए, मैं इधर करवट लूँ तो ये ड्रिप परेशान करे, इधर लूँ तो बंद हो जाए, सीधा लेट नहीं सकते ज़्यादा देर तक। तो मेरे मन में एक ख्याल आया, इतना बड़ा सवाल मेरे दिमाग में आया कि ये मेरा शरीर मुझे सोने क्यों नहीं दे रहा है। मैं सोना चाहता हूँ और ये सोने नहीं दे रहा है। इस सवाल ने मेरे को सोचने के लिए मजबूर किया एक सेकंड के लिए कि
क्या मैं और ये अलग हैं क्या? और उसके बाद मैं उठ गया। उठने के बाद मेरे सिस्टर को फ़ोन करके घंटी बजा के एक पेन पेपर मंगाया और मैंने लिखना शुरू किया कुछ। और पहला सवाल था हु एम आई, और वहाँ से फिर मैं वो 3 पेज मेरे पास आज भी सुरक्षित रखे हैं वो। सो पहली बार मुझे लगा कि मेरे 3 हिस्से हैं मेरी पर्सनैलिटी के। जब मैं जो मन कहता है वो कभी मैं कर देता हूँ तो बाद में पछताता हूँ, तो मन की बात मान के हमेशा पछताया। फिर जो दिमाग बोलता है कि ये करना सही है, उसको मन नहीं करने देता है। जैसे आपका दिमाग कहता है कि सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमेशा पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, और ये खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ये सब हमको पता है, लेकिन मन करने नहीं देता है। तो उन दोनों की जिद के बीच में मैं अकेला खड़ा हूँ कहीं पे। मैं कभी इसकी बात मान लेता हूँ, कभी उसकी बात मान लेता हूँ। ये मेरे दिमाग में चला कि पूरे जीवन की मैंने 1-2 पेज में लिखा कि मैंने आज तक किया क्या क्या है। कभी शरीर ने कुछ डिमांड कर दी कि मुझे ये चाहिए, वो भी पूरी कर दिया आपने। तो 3 हिस्से में बट गया मैं एकदम। मैं चौथा हूँ जो खड़ा देख रहा था चारों को। फिर वो लिखते चला गया। फिर बाद में फिर मुझे ये लगा कि मुझे इसको खोज करनी पड़ेगी इसकी, कि मैं हूँ कौन, परमात्मा कौन है, भगवान कौन है। और उसके पीछे फिर मुझे फिर लगा कि मुझे उनकी जीवनी पढ़नी पड़ेगी जिन लोगों ने इसको हासिल किया है। महात्मा बुद्ध ने कैसे हासिल किया, साईं बाबा ने कैसे हासिल किया, गुरु नानक को क्या रियलाइज हुआ, जीसस को क्या रियलाइज हुआ था। वो सब में आंसर ढूंढने पड़ा। कबीर क्यों ऐसी बातें बोल रहे हैं अजीब सी, जो हमको समझ में नहीं आ रही हैं, सुनने में अच्छी लगती है। तो वो बातें सुनने फिर मैं उसके बाद वहां से निकला। बट ये एक दिन रहा मेरे साथ ही ऐसा। उसके बाद फिर वापस रूटीन लाइफ ठीक होके निकले, ऑफिस में काम धाम ये सब। घूमते फिरते एक मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था कि मैं कहाँ से ढूंढूं, किताबें खरीदूं, क्या पढ़ूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो करते करते यूट्यूब पे सर्च किया मैंने, हु एम आई ऐसे लिख दिया बड़े बड़े अक्षर में। तो देखो कुछ मिलेगा क्या। और सबसे पहले वहाँ पे सिस्टर शिवानी का एक वीडियो पॉपअप हुआ, जो बहुत यंग थी वो एकदम। तो मैंने देखा ठीक है हटाओ, ऐसे स्क्रॉल कर दिया आगे। और ढूंढ रहा था मैं कोई और मिल जाए, थोड़ा ऐसा दिखने वाला ऋषि मुनि टाइप का कोई बंदा होगा तो वो ज्यादा अच्छी बात, दाढ़ी वाड़ी होगी, गेटअप थोड़ा होगा। दिमाग में वही था सब। तो फिर मैंने किसी और को सुना, पता नहीं किसको सुना। फिर अगले दिन मैंने वापस देखा तो फिर वापस वही वीडियो पॉपअप हो रहा है। तो मैंने क्लिक कर दिया कि सुनता हूँ क्या बोल रही है। और वो इतनी सिंपल शब्दों में कुछ बात बोल रही थी, तो मैं सुन रहा था उनको। तो पहली बार मेरे अंदर की जर्नी स्टार्ट हुई वहां से कि ये जो बोल रही है इसमें कुछ तो मतलब है। और फिर लगातार उनके वीडियो सुनना शुरू किया मैंने। और फिर वो जर्नी थोड़ी देर के लिए वो रुकी, फिर वो रुक गई। फिर मैं किसी और दिशा में चला गया। फिर जय कृष्णामूर्ति और फिर एकाध टोले और सदगुरु और जितने भी थे वहां पे अब भी सो कॉल्ड। जवाब नहीं मिला, हाँ, जवाब कहीं से नहीं मिल रहा था। सिर्फ क्यूरियोसिटी और बढ़ रही थी कि क्या होगा। फिर धीरे धीरे सिस्टर शिवानी के सब मैं वहाँ पे गया कि भी चाहता हूँ एक बार। विले पार्ले सेंटर पे गए, वहाँ पे पूछा कि कब आती है, कहते वो यहाँ नहीं आती, वो तो माउंट आबू में रहती है। ठीक है चलो, नहीं आती। फिर मैं सेंटर पे अपना नंबर दे के आ गया था कि कुछ हो तो मुझे बता देना। तो अचानक पता चला कि एक दिन आ रही है सिस्टर शिवानी। तो तब तक मेरे मन में उनसे बात करने का, उससे मिलने का बहुत एक इच्छा बहुत गहरी होती जा रही थी कि वो शायद मेरे सवालों का जवाब दे देंगे आके। तो एक मुझे मैसेज आया कि कल सिस्टर शिवानी आ रही है, सुबह 7 बजे मुरली पे आप आ जाओ। जितने भी लोग बोल रहे थे वो एक ही बात बोल रहे थे, कोई अलग अलग बातें नहीं कर रहा था। सबके कहने के तरीके अलग थे, सब उसको अलग नाम से पुकार रहे थे। बट वो जो भी है वो एक है, और वो हर जगह मौजूद है। और वो कॉन्शियसनेस है जिसे हम आत्मा बोल सकते हैं, परमात्मा बोल सकते हैं। वो इन सब चीज़ों से अलग है, शरीर से अलग है, मन से अलग है। और वो दृष्टा है, भोगता नहीं, करता नहीं। वो बन जाता है करता बिकॉज ऑफ हैबिट, संस्कार पुराने ज़माने के। तो खुद कुछ भी होता है तो मैं करने वाला हूँ, वो भाव आ जाता है हमारे में। यही अहंकार है, मैं करता हूँ। मैं का भाव ही अहंकार है। बिना मैं के जीवन नहीं जी सकते आप। तो वो सब फाइनली पता चला कि मैं सिर्फ एक कॉन्शियसनेस हूँ। मेरा शरीर, मेरा मन, सब जगत जो भी बाहर में दिख रहा हूँ ये सिर्फ दृश्य है। सब कुछ मेरे अंदर घट रहा है, मेरे बाहर कुछ नहीं है। आज तक मैंने मेरे बाहर कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो ये आपने अनुभव किया है या जाना? अनुभव किया है। ओके। जो हमने अपने अनुभव में किया है, अपने एक्सपीरियंस से परखा है उसको, सुना भी है और फिर परखा भी है। जैसे सपना जब आप देखते हैं तो सपने में
वो जो आदमी भटक रहा होता है, आपको प्यास लगी सपने में और आप पानी ढूंढ रहे हो, तो वो जो भटक रहा आदमी कौन है? वो मैं हूँ। और वो कौन है जो देख रहा है? सपना कौन देख रहा है? सपना भी मैं ही देख रहा हूँ। तो जैसे ही मुझे वो एहसास होता है कि मैं सपना देख रहा हूँ, वो आदमी गायब हो जाता है जो भटक रहा था पानी। सही बात है। एक्चुअली वो नहीं प्यासा है, वो तो बिस्तर में लेट के सपना देख रहा है। बट उसमें जो देख रहा है अपने आप को ही देख रहा है, लेकिन वो उसको उस वक्त अगर अटेंशन वहां चलेगी तो वो अपने आप को भागते हुए महसूस करेगा कि मैं प्यासा, मुझे प्यास चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये भोगता वाला, ये करता वाला कपड़े में आ गई। मैं ही हूँ। मैं ही जैसे पीछे जाता हूँ और मुझे रियलाइज होता है कि जाग जाओ, तो मैं जाग जाता हूँ तो लगता है अरे कौन था वो आदमी? वो तो भ्रम था। यही जागरण है, इसके हम अवेकनिंग की बात करते हैं। जिस दिन ये अवेकनिंग जीवन में आ गई कि हम जब इस सपने से जाग जाएंगे तो ये सपना भी सपना ही लगेगा, फिर इसकी कोई बात हमको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि हमें पता है कि ये सपना है। तो मैं भले ही मैं सपने में रोल पैदा, जैसे सिंपल आप एक्टर हैं, आप सब सारे रोल करते हैं, तो आपको हमेशा, अब इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हो आप, इंस्पेक्टर के सारे कैरेक्टर आपके अंदर आ जाते हैं, शक्ति आ जाती है, आप उसको स्टाइल कर लेते हो, आप कपड़े वैसे पहन लेते हो, आप एक्टिंग वैसे करते हो। लेकिन आपको जैसे ही वो इंस्पेक्टर कट होता है, जैसे तुरंत आपको पता चलता है कि मैं, और ये मैं बात बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये सिस्टर शिवानी सुरेश ओबराय को बोल रही है बैठ के वहाँ पे। एग्जैक्टली ये एग्जाम्पल उन्होंने दिया था तब। तो वो सारे चीज़ सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं कि मुझे हमेशा पता रहता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं भूल जाता हूँ उस रोल में, अटक के भूल जाता हूँ। और जो और जो एक्टर भूल जाता है वो बोलते हैं कि डूब के एक्टिंग करी, लेकिन वो अच्छा एक्टर नहीं है, क्योंकि वो उस इंस्पेक्टर के दर्द में रोएगा। डांसर अपने आप को डांसर नहीं मान के डांस हो जाता है। हाँ। भूल से मुझे बहुत अच्छी लाइन याद आई बचपन में, जैसे अपने दादी माँ की कही ना, हमसे सिर्फ एक ही भूल हुई है कि हम भूल गए हैं। और यहाँ पे 24 घंटे याद दिलाने का ही काम होता है। जी जी जी। और वो जो एक वाइब्रेशन है कि याद करो कि तुम कौन हो, वो जब शुरू में आते हैं आप इस ज्ञान में, तो आपको हमेशा लगता है कि ये फिलॉसफी है, कोई ऐसी बातें बोल रहा है, ऊपर ऊपर की बातें, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो जैसे आपने कहा यहाँ आकर अपने आप को याद दिलाते हो, लेकिन कर्म क्षेत्र जो आपका मुंबई है, तो वहाँ पे जब काम करते हैं, हमें पता है इंडस्ट्री कैसे प्रेशर में काम करती है, तो आप अपने आप को कैसे याद दिलाते हो? सर सिंपल सी बात है, जब आपको याद है, जैसे आप अभी बैठे हो यहाँ पे और आप गुस्से में हो, जिस पल आपको याद आ गया कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ, आप जाग गए उस पल, फिर आप गुस्सा नहीं कर पाओगे। और दूसरा, अगर हम ये बात, चूंकि आपने अनुभव किया, हम जानते हैं बहुत लोग अभी इस भी से वंचित, और आप और मैं भी समझता हूँ कि उन्हें पता नहीं है ये दवाई कितनी खूबसूरत है ना? हमें बिल्कुल पता है किस तरह से लोग बिहेव करते हैं, परेशान हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, और ये समझ काश आ जाए, ये इच्छा होती है कई बार, लेकिन हमें पता नहीं। तो हम आपके थ्रू जानना चाहेंगे, मे बी यू कैन ऑल्सो ट्राई एंड कम्युनिकेट डायरेक्टली टू द पीपल जो इस सिचुएशन में हैं और अपने आप को समझ नहीं पाए हैं, वो अनुभव नहीं कर पाए हैं, तो क्या कर सकते हैं वो? पहले तो अपना बेनिफिट बताएं, क्या क्या बेनिफिट मिला, उसके बाद उन ऑडियंस को बताएं जो कोशिश करना चाहें, कैसे कोशिश करें। सो बेनिफिट तो सर ये है कि जीवन में आप जब किसी भी सिचुएशन में फंसे होते हो, और ऐसा नहीं कि मैं अब सिचुएशन में नहीं फंसता हूँ, अब भावों के बीच में नहीं पड़ता हूँ, नहीं घुसता हूँ, या नहीं असर पड़ता है। शास्त्रों में लिखा है कि 3 शरीर है हमारे, एक भौतिक है, एक सूक्ष्म है, और एक कारण शरीर है, भाव शरीर है। आप जल्दी निकल जाते हो। हाँ, तो हम भावों में बहना ही पड़ता है। जब कृष्ण भगवान ने भी अवतार लिया था तो भाव में बहे थे। वो ऐसा ही जैसे एक्टर को पता हो कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, सो वो रोएगा भी, लेकिन एक दृष्टा भी है, तो वो उसको असर नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप गुस्सा कर रहे हो, लेकिन आप जान रहे हो कि मैं गुस्सा कर रहा हूं, तो उस गुस्से में वो दूसरे को हर्ट नहीं करेगा। आपके अंदर एक करुणा, जैसे आप समझदार बनते हो ना, जैसे आप बड़े बनते हो, जैसे आपके अंदर विशालता आती है, जैसे आप वास्ट बनना शुरू करते हो, जब आप तो ब्रह्म बनते हो, जब आप, तो आपके अंदर एक विशालता, एक करुणा आती है। तो आप गुस्से में भी हो भले ही, तो लेकिन आप आपका गुस्सा उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है। सिचुएशन में आप लड़ते हो, गिरते भी हो, लेकिन संभल जाते हो तुरंत, तो बहुत देर तक उसका असर नहीं रहता है। वरना पहले क्या था, आपने मुझे कुछ बात बोली, कुछ गलत बात बोली, तो पूरा दिन, रात भी खराब, रात भी, अगला दिन भी, और फिर बाई चांस कभी भूल गए और आप याद आ गए तो वापस आ जाएगी, वहीं खड़ा हूं मैं। इससे क्या होता है कि आप तुरंत उसको भूल जाते हो। एवरीथिंग इज जस्ट क्लाउड पासिंग, कुछ नहीं, ये हमारा शरीर भी पास हो रहा है, इट्स गोइंग, एवरीथिंग इज गोइंग। हम लोग कुछ भी स्टोर नहीं कर पाते सर। हमको लगता है कि हम लोग पकड़ के बैठे हैं, हम पकड़ के बैठते हैं, चीजें हमें नहीं पकड़ती है।
हम रिजेंटमेंट पकड़ के बैठते हैं, हम किसी के प्रति गुस्सा पकड़ के बैठते हैं। गुस्सा नहीं पकड़ता हमको। ये गलत फहमी है कि मुझे गुस्सा आ गया। आपने गुस्सा किया आया था, करेक्ट, आता है क्योंकि हमारे संस्कारों में है रिएक्शन, और हम लोग रिएक्टिव बिहेवियर में जीते हैं। जैसे आपने मुझे गाली दी तो मैं तुरंत गाली दूंगा, आपने प्यार किया तो मैं नमस्ते करूंगा। तो आपने अपना रिमोट दूसरे के हाथ में दिया हुआ है, सिस्टर शिवानी हमेशा बोलती है, तो वो रिमोट दूसरे के हाथ में दे दिया, दूसरा आपको हंसाए नचाए कुदाए, आप बंदर की तरह नाच रहे हो, मदारी नचा रहे हो, सामने वाले के हाथ में दे दिया। तो वो रिमोट जैसे ही आप अपने हाथ में लेते हो तो आपको एक शील्ड बन जाती है आपके आसपास। आप एक शील्ड में रहते हो हमेशा कि वो कुछ बोल भी रहा है लेकिन वो असर नहीं कर रहा आपको, वो भाव भी आ रहे हैं मन में लेकिन भाव की भी दृष्टा होगा। तो आपको वो ये जीवन में बहुत फायदा होता है कि आप सिचुएशन में बहुत जल्दी बाहर निकल जाते हैं, आप बहुत देर तक उसमें अटकते नहीं हो, फंसते नहीं हो। चूंकि आप इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, अब अगर सार में जो लोग डायरेक्शन में है या एक्टिंग में है, आपके प्रोफेशन में है, उन्हें अगर आप कहना चाहें कि एक बार इस चीज़ को अनुभव करें और उन्हें बेनिफिट मिलेगा, उनके कार्य क्षेत्र में बेनिफिट मिलेगा, तो आप क्या कहेंगे? क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है अगर डायरेक्शन में या एक्टिंग में इस चीज़ का एक बार अनुभव हो जाए तो कैसे बेनिफिट मिलेगा? क्योंकि आप लिंक कर पाओगे, आप जानते हो वो लोग क्या क्या फेस कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली कैसे कैसे उन्हें बेनिफिट मिलेगा। और थोड़ा सा ये बता दें कि अभ्यास वैराग्य का रियाज तो करें, लेकिन कई बार एनर्जीज वहाँ आसपास की ऐसी नहीं होती कि हमें करने देती है, तो क्या कहीं और किसी और हाई एनर्जी स्पेस से कनेक्ट होके वो ट्राई करे, या और कोई तरीका आप सुझाव देना चाहेंगे तो प्लीज़ हमारी ऑडियंस को दें। तो सर इसमें मैं एक बात बोलना चाहूँगा, वो फिर ऐसा लगेगा कि मैं बहुत दकियानुसी बातें कर रहा हूँ और बहुत मैं ऐसी बातें बोल रहा हूँ जो सबको पता है, बट वो वाकई सबको पता है क्योंकि वो इतना सिंपल है। जो गुप्त है वो इतना सिंपल है कि वो सामने है लेकिन दिख नहीं रहा है, इट्स लाइक दैट। सो ये अगर मैं कहूँ कि ये जब आपका टाइम आता है, जब भगवत कृपा होती है, जब आपके ऊपर भगवान की कृपा होती है, तभी आपको समझ में आता है। उसके पहले आप कोशिश करते रहो क्योंकि चलाने वाला वही है, ऊपर जो बैठा है ईश्वर, जो निराकार परमात्मा है, वो ही जब चाहेगा तो आपके अंदर वो बात समझ में आने की शक्ति आएगी, वो बुद्धि तभी जागेगी। बुद्धि का जागना बहुत जरूरी है, निश्चय बुद्धि होना बहुत जरूरी है। आपने बहुत अच्छी बात, निश्चय बुद्धि होना बहुत जरूरी है। एक और सवाल आया कि आज की तारीख में व्हाट एग्जैक्टली मेक्स यू कंप्लीट, और जो आपने पहले एक अपने जीवन का लक्ष्य बनाया होगा कि मुझे ये करना है, क्या आपका लक्ष्य भी क्या बदल गया है ये अनुभव के बाद? हम जो चाहते हैं वो जरूरी नहीं कि हमारे लिए अच्छा हो, और जो हमारे साथ होता है वो हमेशा अच्छा होता है, चाहे उस वक्त हमको बुरा लगे, लेकिन हम उस बात को 5 साल के बाद जब पीछे पलट के देखते हैं तो बोलते हैं अरे वो उस दिन अच्छा हुआ था, अगर वो नहीं हुआ होता तो मैं आज यहाँ नहीं पहुंचता। स्टीव जॉब्स वाली बात है, पॉइंट्स गेट कनेक्टेड। हाँ, आप जो दिस में जाना चाहते हो जरूरी नहीं कि वो सही हो, बट वो ऊपर वाला आपको उस डायरेक्शन में ले जाता है कि इधर नहीं, इधर कहाँ जा रहे हैं। जैसे बाप बच्चे को जब चलाना सिखाता है तो वो गड्ढे के पता है गड्ढा है उधर, तो उसको वो जाएगा गड्ढे, डिंग 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 डिंग, उसको दिख रहा है कुछ वहाँ पे इंटरेस्टिंग, वो नहीं इधर आ इधर आ, वो फिर वापस उधर जाता है, फिर वो घुमा रहा है उसको। तो या हम 2 तरह से सीखते हैं इंसान, या तो दूसरे को गड्ढे में गिरते हुए देख लो, अरे वो गड्ढा गिर गया, मुझे नहीं जाना उस तरफ, या आप खुद गिर के देख लो। तो 90% लोग खुद गिर के ही समझ में आता है ये। हाँ, कोई देख के वही लोग होते हैं जो पिछले जन्म का लेके आते हैं। जैसे हमारी सिस्टर शिखा है, वो 7-15 साल की उम्र में मुझे यहाँ नहीं करना, मुझे यहाँ नहीं करना, कैसे आया? उन्हें सोचा बैठ के? कोई नहीं बोल सकता, उनके दिमाग में आया। कैसे आया? कि पिछले जन्म का स्टोर था वो 15 साल तक वो जो पिछले कर्म थे वो काटने थे उनको, और वहां पे वो टाइम, करेक्ट टाइम आया जब उनको दिमाग में आया अब मुझे ये करना है। अब दुनिया हिला के देख लो, माँ बाप हिला के देख लो, दोस्त हिला के देख लो, रिश्तेदार मना के देख लो, नहीं समझ में आएगा। लोग बोल के देख लो क्या कर रहे हो, क्योंकि वो अगर किसी, हम बहुत मतलबी हैं सारे इंसान, अगर हमको कुछ मिल नहीं रहा होगा ना कहीं से, हम 2 मिनट नहीं बैठते वहां पे। सही बात। तो ये इतने लोग खुश होकर घूम रहे हैं, हर आदमी एंजॉय कर रहा है, कुछ मिल रहा है ना तभी तो बैठा, नहीं क्यों बैठेगा उधर वो। सही है, सही है। तो हम जिसको अगर कोई खुश है उसमें तो कुछ मिल रहा है तभी वो लगा हुआ है, नहीं मिलेगा तो 2 मिनट के लिए नहीं बैठे, बाप के पास नहीं बैठे आदमी अगर कुछ नहीं मिले वहां से। तो यही है कि अगर मैंने चाय पी, चाय का आनंद आया, उससे जब तक बेटर आनंद नहीं आएगा हम चाय नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ये हमको बेटर बनना है सर। जी जी। हाँ, वो शुरू में सिर्फ संसारिक चीजों में रहती है,
एक टाइम आता है जब संसारिक चीजें सब बेटर 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 देख लेते हो, सारा बेटर देख लिया आपने, क्या चाहते हो लाइफ में, करोड़पति बनना, बन गए, क्या चाहते हो, बड़ी गाड़ी, बन गई, हाइट ऑफ संसार की जो भी चीजें हैं उनका हाइट पकड़ के चले जाओ, जो वो मिल जाएगा आपको, फिर क्या करोगे आप? तब वो जिज्ञासा बेसिकली खुद को स्वयं से परमात्मा से मिलाने की है। वो जो छोटी छोटी चीजों में हम ढूंढते हैं, लगता है कि ये मिल जाएगा तो वो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा आपको, किसी भी वस्तु में वो नहीं है। हमेशा और चाहिए, और चाहिए, क्या चाहिए, वही चाहिए। बट जब तक मिल नहीं जाएगा तब तक आपको उसके पीछे रहोगे, वो मिल जाएगा तो उसको छोड़ दोगे फिर दूसरा। प्रोफाउंड बातें की आज आपने, और मुझे लग रहा है कि अगर हम इंडस्ट्री से हैं, कोशिश करते रहें, एक बहुत बहुत स्वादिष्ट चीज़ अवेलेबल है जो हमने चखी नहीं है अभी तक। अगर मुझे कहा जाए कि क्या समझा मैंने आपके जीवन के अनुभव से, ये कि एक्सप्लोर करें, बहुत बढ़िया स्वादिष्ट चीज़ जीवन में है। और मुझे एग्जाम्पल याद आता है कि एक शहरी बंदा था जिसे रोड क्रॉस करना था, रास्ते में खड्डे थे, बारिश आ रही थी, वो परेशान हो रहा है टेंशन में, यार खड्डा भी है, बारिश भी आ रही है, इतने कीचड़ है। और दूसरा बंदा जो बात समझ गया था, बोले यार ये तो है, मैं क्या कर सकता हूँ। वो जैसे बचपन में बच्चे होते हैं ना, छलांग मार के, कुदी मार मार के बारिश में गाने गाते हो, निकल गया। तो जीवन की कठिनाइयाँ तो चलती रहेगी, प्रेशर चलते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक्सपेरिमेंट करें कि एक रास्ता है, खूबसूरत रास्ता है कि हम इंजॉय करते हुए भी वो पार कर पाए, है ना। और बस वो बात रहेगी कि आपके काम में इस चीज का कैसा परिणाम रहा। देखो, काम का क्या होता है कि आपकी क्वालिटी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है जी। क्योंकि आपके जब आपके मन में कंफ्यूजन ज्यादा होंगे तो आप एक काम को करने में ज्यादा टाइम लगाओगे। कोई भी आप काम कर रहे हो, डायरेक्शन कर रहे हो, लिख रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, कुछ भी आप प्रोफेशन में हो आप, उसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा अगर आप फोकस नहीं है तो। अगर आपका माइंड स्कैटर्ड है, चार चीजें सोच रहा है, फोकस ही नहीं कर पा रहा है, और मन की नेचुरल स्टेट स्कैटर्डनेस है, विक्षिप्त है, तो उसको फोकस करना पड़ता है। वो अटेंशन से ही फोकस है। वेयर, जैसे सिस्टर शिवानी बोलती थी हमेशा, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। तो हमारी एनर्जी और अटेंशन दोनों एक ही चीज है, दो नहीं है वो। हम सोचते हैं कि हमारी अटेंशन चले, हम अटेंशन के भी दृष्टा हैं। आपको पता है कि मेरा ध्यान अभी जूते पे जाएगा तो आपको अपना पैर महसूस होगा, अदरवाइज नहीं हो रहा था अभी तक। आपका अटेंशन कहीं और था, कान में था, खाली सुन रहे थे, आप देख रहे थे। तो अटेंशन जैसे ही आप लेके जाते हो तो वो महसूस होता है, अरे पैर के पंजे में अंगूठा है, अंदर नहीं एहसास होता। तो क्या हम अपने, जैसे हमारे मित्रगण हैं बहुत सारे, क्या उन्हें कह सकते हैं कि हम काम करते रहे, आप जो कर रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस के साथ करें थोड़ा सा? क्या कहीं ना कहीं उछल कूद हो रही है अंदर, परेशान हो रहे हैं हम? अगर वो हो रहे हैं तो यार थोड़ा सोचे, और एक बार अटेंशन आपने उसको दिया, उससे बाहर निकल जाए, एटलीस्ट ये प्रयास करें। बिल्कुल, है ना। बैठे बैठे इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि उससे फायदा नहीं है। बोझ लेकर तो हम अपना नुकसान ही करते हैं। इफेक्टिव, जैसे हम जानते हैं, कोई भी बोझ अगर साथ में रखेंगे तो काम का आउटपुट डेफिनेटली अफेक्ट करेगा। आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, और आपका ये अनुभव अच्छा रहा, ये जानकर बहुत खुशी मिली। एंड वी होप टू सी यू वेरी सून हियर, दैट दे कैन कनेक्ट विद सतीश जी's एक्सपीरियंस and can better their life and live their life more joyfully. Keep experimenting, keep experiencing. There's a lot of beauty in life. You can also do your work, but why not enjoy and do the work? हर इंसान के अनुभव से हम सीख सकते हैं क्या करें या क्या नहीं करें। तो हमने आपसे बहुत सीखा। हम कुछ अच्छी बातें, अच्छी सोच हर रोज़ लेते रहेंगे, और कुछ बुरी चीज़ें, पुरानी मान्यताएं छोड़ते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। आज हमने सतीश जी के बारे में काफ़ी कुछ जाना, उनकी आध्यात्मिक जर्नी कैसे शुरू हुई ये भी जाना, और उन्होंने अपने ब्रेकडाउन को ब्रेक थ्रू में कैसे कन्वर्ट किया ये भी जाना। आई होप एंड प्रे आपको कहीं ना कहीं बात अगर वो कनेक्ट होती है तो योर लाइफ कैन ऑल्सो टेक ए ब्यूटिफुल टर्न आफ्टर वॉचिंग दिस शो। वी मीट अगेन, टिल देन, नमस्ते।